हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ में हम लोग यूपीपीएससी आर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यह टेस्ट नंबर 3 है जिसका। और अभी जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जा रहा है वो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज चल रहा है। इसके पहले जो दो टेस्ट सीरीज कराए गए थे उसमें एक हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी के टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व किए थे। और इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी वाले सेक्शन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, किस अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का उल्लेख किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, रेगुलेटिंग एक्ट 1973, रेगुलेटिंग एक्ट 1973 या 1773 है? रेगुलेटिंग एक्ट 1973, भारत सरकार अधिनियम 1935 और चार्टर एक्ट 1833। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसका स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। और इसके जो प्रमुख न्यायाधीश थे सर मैरिस ग्वायर जो है इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1773। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और कब किया गया था? 1774 में। ठीक है, लेकिन जो हुआ था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा हुआ था। और जो संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कर रहा है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में किया गया था, 1 अक्टूबर 1937 को। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने दिया था? सर्वदलीय सम्मेलन 1946, कांग्रेस पार्टी ने 1942 में, मुस्लिम लीग ने 1938 में, या फिर स्वराज पार्टी ने 1924 में? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, 1924 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होनी चाहिए जो संविधान सभा का निर्माण करे। और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह पहला अवसर था। ठीक है, मतलब सबसे पहले जो मांग की गई थी स्वराज पार्टी द्वारा ही की गई थी 1924 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुआ था। प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को स्वीकार किया गया था, यह जो है गलत हो जाएगा। देखिए, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तावना, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं, इसको पेश किया गया था। और इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे और दर्शन की झलक भी देखने को मिलती है। इसी प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को इसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर बी हो जाएगा, यही आपका गलत है। प्रस्तावना को जो स्वीकार किया गया था सर्वसम्मति से वह 22 जनवरी 1947 को किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। 1946 में गठित संविधान सभा कब विघटित हो गई थी? जनवरी 1950 में, नवंबर 1949 में, अप्रैल 1952 में, या फिर अगस्त 1947 में? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रैल 1952 में। ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा को स्वतंत्र भारत की पहली विधायिका का रूप दे दिया गया था। अर्थात संविधान सभा का जो संविधान सभा थी अब संसद का भी कार्य करती थी। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में जो संविधान सभा का गठन किया गया था इसके दो कार्य थे, पहला संविधान का निर्माण करना और दूसरा संसद के रूप में भी ये कार्य करती थी। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
संविधान सभा के रूप में जब इसकी बैठक होती थी तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब विधायिका बतौर विधायिका के तौर पर होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा संविधान सभा स्टार्टिंग में जो संविधान सभा का गठन किया गया था यह दो रूपों में कार्य करती थी। जब यह संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया जाता था, और जब यह विधायिका के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है, और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु इसमें संशोधन से संबंधित प्रावधान भी किए गए हैं। और दूसरी ओर इसमें अगर विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जा सकता है। इस प्रकार दोनों सही हैं लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है किस देश से? अमेरिका के संविधान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर फ्रांस? इसका सही आंसर क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, राज्यों के निर्माण का सही क्रम क्या है? राज्यों के निर्माण का सही क्रम क्या है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड, या फिर आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, नागालैंड? आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, या हरियाणा, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले जो है अगर हम बात करें, इसमें राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। कब? 1953 में, और यह भारत में भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य था। ठीक है, गुजरात का जो गठन किया गया था यह 1960 में हुआ था। 1960 में गुजरात का गठन, 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। नागालैंड का जो गठन किया गया था यह 1963 में किया गया था। ठीक है, 1963 में नागालैंड, और हरियाणा की अगर हम बात करें 1966 में हरियाणा का गठन किया गया था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का गठन 1953, गुजरात का 1960, नागालैंड का 1963 और हरियाणा का 1966। ठीक है, और गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र का भी गठन हुआ था। ठीक है, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड और हरियाणा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। पाकिस्तान से भारत में आने वाले लोगों की नागरिकता का जो प्रावधान है यह किस में किया गया है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो उल्लेख किया गया है यह अनुच्छेद 6 में किया गया है। नागरिक अधिकारों के अधिनियम का जो उल्लेख है यह आपके अनुच्छेद 11 में देखने को मिलता है। भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 8 में, और नागरिक अधिकारों की जो निरंतरता है, नागरिक अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 10 में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3, 4, 2, 1 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या फिर फ्रांस? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार लिया गया। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में सम्मिलित है विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण, भत्तों एवं विशेष अधिकारों संबंधी प्रावधान, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है इसका उल्लेख संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, संविधान की चौथी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें संविधान की जो अनुसूची 4 है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के जो आवंटन है इसका उल्लेख किया गया है, और इसमें जो है उम्मीदवार द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है उसका प्रावधान किया गया है 3री अनुसूची में। जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन और उस पर नियंत्रण करने से संबंधित जो प्रावधान है वह 5वीं और 6ठी अनुसूची में किया गया है, और विभिन्न संवैधानिक पदों के भत्ते और विशेष अधिकार का जो प्रावधान है वह 2री अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी।
वे कौन से मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? अनुच्छेद 15, 16, 19, 20, 14, 15, 19, 29, या फिर 16, 19, 20, 22, या 15, 16, 19, 29, 30? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। यह ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सॉरी, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। कानून बना करके, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण द्वारा, जागरूकता फैला करके जो अस्पृश्यता है उसका उन्मूलन किया जा सकता है। नौकरियों में प्रवेश दिला करके, इसका कोई सीधा संबंध नहीं है कि नौकरियों में अगर प्रवेश दिला दिया जाए तो अस्पृश्यता समाप्त हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी वर्तमान समय की अगर हम बात करें, जो हाई लेवल पे ऊंचे पदों पर हैं, वहाँ पर पहुँचने के बाद भी वहाँ पे जो है अस्पृश्यता जो है देखने को मिलता है। और इसके बहुत से एग्जाम्पल जो है हाईएस्ट पोस्ट पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। लेकिन हाँ, कानून बना करके, शिक्षा की उन्नति द्वारा और लोगों के बीच जागरूकता फैला करके इसकी समाप्ति की जा सकती है। यह सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आधार प्रदान करता है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 फर्स्ट अ, अनुच्छेद 21, या फिर अनुच्छेद 19 फर्स्ट ब? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 फर्स्ट अ में जो प्रेस की स्वतंत्रता है इसको इंक्लूड किया गया। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अनुच्छेद 20 की अगर हम बात करें, इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंध से जो संरक्षण दिया गया है उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट बी यह शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन से बी, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा विषय राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं किया गया था? बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, या फिर न्याय को बढ़ावा देने हेतु गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। कौन सा इसमें से प्रावधान जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो मुख्य रूप से 4 नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था। कौन कौन? बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर को सुरक्षित करना, अनुच्छेद 39। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, अनुच्छेद 43 सब क्लॉज ए। ठीक है, और समान न्याय को बढ़ावा देना, उसके साथ साथ समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, अनुच्छेद 39 सब क्लॉज ए। और जो पर्यावरण को बेहतर बनाना, ठीक है, पर्यावरण रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाना, जंगल और वन्य जीवों की रक्षा करना, अनुच्छेद 48 सब क्लॉज ए। ठीक है, ये चारों जो अनुच्छेद हैं इन्हें 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है, इसे भी जोड़ा गया था अनुच्छेद 39 ए के तहत। ठीक, बाकी जो सी है पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा 39 से 43 से 48 से और 39 इन 4 अनुच्छेदों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्याय के पुनरावलोकन की प्रणाली है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका है, या फिर द्विसदनीय विधायिका है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्याय के पुनरावलोकन की शक्ति जो है भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता है, लेकिन यह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। और न्याय पुनरावलोकन की जो प्रणाली है या फिर जो शक्ति है यह भारत में अमेरिकी संविधान से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। एक सेकंड, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का सुझाव दिया था? 8, 10, 12 या फिर 7? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन से 8। ठीक है,
और इसे जोड़ा कब गया था? इसे भी 1976 में जो सरदार सरोवर सिंह समिति का गठन किया गया था और इसके बाद जो है इसे जोड़ा गया था। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा संविधान संशोधन था, ये बता देंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 19, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 22, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार 30, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 20। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 30 में दिया गया, ठीक है। अगर संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें, यह अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई है अनुच्छेद 21 सब क्लोज ए में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 21 में दिया गया, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यही एक सही है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। देश की रक्षा करें तथा राष्ट्र की सेवा करें, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीव की रक्षा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। कौन सा विकल्प इसका सही है यह बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 और 2, ठीक है। देश की रक्षा करें और राष्ट्र की सेवा करें, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ठीक है। ये सभी जो है मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 51 सब क्लॉज ए में, ठीक है, इसमें देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहे, ठीक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की सुधार की भावना का विकास करे। जबकि तीसरा और चौथा जो है यह क्या है, ये दोनों आपके DPSP नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक। तो बी इसका सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 या फिर अनुच्छेद 341। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 332 में। देखिए, अनुच्छेद 332 के अंतर्गत राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की बात की गई है, ठीक है। और आंग्ल भारतीयों के लिए जो प्रावधान किया गया था वह अनुच्छेद 333 में किया गया था, लेकिन इसको वर्तमान समय में समाप्त कर दिया गया है। सॉरी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों से संबंधित आरक्षण का प्रावधान किया गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त किया गया, ठीक है। और अनुच्छेद 331 इसमें भी लोकसभा में आंग्ल भारतीयों से संबंधित प्रावधान किया गया था, जो कि वर्तमान समय में इसे भी समाप्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों की पहचान और उसके संरक्षण का उल्लेख किया गया, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और जो लोग सही आंसर देंगे उनके आंसर को पिन कर दिया जाएगा, जिससे बाकी लोग भी जान पाएँ, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंग्ल भारतीयों का जो आरक्षण है लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में किस संविधान संशोधन द्वारा उसको समाप्त किया गया था। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है यदि वह किसी भी सदन की अर्हता रखता हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। पहला गलत क्यों है? इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है यदि वह किसी भी सदन नहीं राज्यसभा का सदस्य होने की अर्हता रखता हो, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अगर अर्हता रखता है तो वह उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। बाकी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वह राज्यसभा का सभापति स्वतः ही बन जाएगा, उसे उस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दूसरा आपका सही है, पहला गलत है, ठीक। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद का निपटारा कौन करता है? उपराष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर चुनाव आयोग? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अनुच्छेद 71 सब क्लॉज फर्स्ट के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यह मामला सौंपा जाएगा। सॉरी। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वह अंतिम होता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति
या फिर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उस पर अंतिम जो न्याय निर्णय देने का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 71 सब क्लॉज फर्स्ट में किया गया है और उसका जो निर्णय है वो अंतिम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम जो आयु है वह कितनी होनी चाहिए? 35, 30, 25 या फिर आयु की सीमा नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, इसमें अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 75 सब क्लॉज फर्स्ट, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और व्यक्ति का संसद सदस्य तथा लोकसभा या राज्यसभा होना अनिवार्य है, या फिर 6 महीने के भीतर अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता उसे प्राप्त करनी होगी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? प्रधानमंत्री के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति या फिर राष्ट्रपति के प्रति? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है, और अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, और अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। संसद की बैठकों में अधिकतम कितने माह का अंतर होता है? 3, 6, 4 या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है। मतलब 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए, 6 महीने के अंतराल पे संसद की बैठक हो जानी चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, और इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 85 सब क्लॉज फर्स्ट में कहा गया है कि संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार संसद का एक वर्ष में न्यूनतम 2 सत्र आयोजित होने चाहिए। ठीक है यार, 2 बैठक आयोजित होना चाहिए। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्लेख किया गया है 85 सब क्लॉज फर्स्ट में, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत की प्रथम राज्यपाल बनने वाली महिला कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, पद्मजा नायडू, कमला नेहरू या फिर सरोजिनी नायडू? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। ठीक है, और यह जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। ठीक, और 1947 से लेकर के 1949 तक यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। ऑप्शन डी सही है। भारत के प्रधानमंत्रियों का उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम क्या है यह बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपके चौधरी चरण सिंह, इनका जो समय है 1979 से 80 था। वीपी सिंह, यह 1989 से लेकर के 90 तक थे। चंद्रशेखर, यह थे 1991 से 1990 से 91 तक थे। और जो एच.डी. देवगौड़ा हैं यह 1996 से लेकर के 97 तक थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और एच.डी. देवगौड़ा, ऑप्शन बी सही है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग का अध्यक्ष, महान्यायवादी या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महान्यायवादी। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श महान्यायवादी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, महान्यायवादी। और अनुच्छेद 76 में प्रावधान किया गया कि भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। मतलब इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 76 में किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं सूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? ये आपको बताना है। कोंकणी नेपाली संथाली, कोंकणी नेपाली मणिपुरी, सिंधी संथाली भोजपुरी, संथाली नेपाली बोडो। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोंकणी नेपाली और मणिपुरी। ठीक है, इसको आप नमक से याद रख सकते हैं, नमक से। ठीक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। और यह संविधान संशोधन कब किया गया था? 1992 में। और फिर जो है 92वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक, देखिए 71वां संविधान 71वां संविधान संशोधन 1992 और 92वां संविधान संशोधन 2003, और इसके अंतर्गत बोर्ड मास जोड़ा गया था। ठीक है, बोर्ड मास। ठीक, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो यह याद करने का ट्रिक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसमें देखिए जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं जोड़ी गई थी उसके लिए 3 संविधान संशोधन टोटल किए गए थे। एक था आपका 21वां संविधान संशोधन,
ठीक है। 21वां संविधान संशोधन जिसके अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है। फिर आपका 71वां संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत नमक को जोड़ा गया था। फिर था आपका 92वां संविधान संशोधन जिसके अंतर्गत बोडमास को जोड़ा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब तक भाषा से संबंधित यही 3 संशोधन किए गए हैं, तो इसका बी सही हो जाएगा। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1990, 91, 92 या फिर 93? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1993 में। ठीक है, भारत में जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है 28 सितंबर 1993 को लागू हो गया था। ऑप्शन डी सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, या 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है, सेवानिवृत्ति के बाद अन्य नियुक्तियों पर रोक नहीं है, इनके हटाने का तरीका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। देखिए, इसमें आपको गलत विकल्प की पहचान करनी है। इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष का होता है, यह 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद यह अन्य नियुक्ति पर इनकी रोक नहीं है, और इनके हटाने का तरीका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में कौन सा विकल्प गलत है, ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनकी जो क्या कह रहे हैं कि इनकी जो क्या कहते हैं आयु है वह 70 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं, आपका गलत है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि जो है यह 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, 70 वर्ष नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसके अध्यक्ष या इसे अध्यक्ष जो है प्रमाणन की जरूरत होती है, इसे अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत है धन विधेयक की। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। राज्यसभा कुछ संशोधन या सिफारिश कर सकती है। लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। धन विधेयक के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्यसभा कुछ संशोधन या सिफारिश कर सकते हैं, गलत है। राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक है, केवल सिफारिश कर सकता है। संशोधन करने की जो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वह इसकी सिफारिश को माने या फिर न माने। ठीक है, तो इसमें संशोधन राज्यसभा नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 105, 108, 100 या फिर 107? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है इसे बुलाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। और अब तक कमेंट बॉक्स में आप ये लोग बताइएगा कि अब तक कितनी बार जो है संविधान सभा की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ठीक है, अब तक कितनी बार, कमेंट बॉक्स में बताइए। 1, 2, 3 या फिर 4, कितनी बार अब तक बुलाया गया है? ठीक, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 452, 245, 250 या फिर 545? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 250। ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर असम और केरल? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो सीटों की संख्या है राज्यसभा में 11 है, और आंध्र प्रदेश में भी 11 है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी है कि याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर अधिकार परीक्षा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण प्रतिषेध याचिका यह अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर के कोई निर्णय देते हैं तब जो है उत्प्रेषण रिट जारी करके जो हाई कोर्ट है वह जो है इनसे सवाल करता है कि यह आपने जो रिट जारी किया है किस अधिकार से जारी किया है। ठीक है, या फिर से जो निर्णय लिया है या फिर जो कार्यवाही की है किस अधिकार से की है, इसके लिए उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करके किसी कार्य को करती है तो। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन द्वारा लाई जा सकती है? लोकसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, राज्यसभा या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है,
और इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 61 सब क्लॉज फर्स्ट में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगा सकता है। ठीक है, जिसके अनुसार खंड 3, इसका जो खंड 3 है 61 अनुच्छेद 61 सब क्लॉज 3 जो है, इसमें कहा गया है कि दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा और जो प्रतिनिधि हैं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उसकी जांच करवाएगा, और ऐसे अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होने का अथवा अपने प्रतिनिधि को उपस्थित कराने का अधिकार किसके पास होगा? राष्ट्रपति। मतलब अपन खुद खुद मतलब जा करके या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष राष्ट्रपति रख सकता है। तो जो इसके ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है या लोकसभा या फिर राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और इसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 61 सब क्लॉज फर्स्ट में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, यह संघ और राज्य सरकारों का संविधान है, या फिर यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। मतलब इसमें संघ और राज्य दोनों का प्रावधान किया गया। ठीक है, मतलब संघ और राज्यों के लिए एक अलग संविधान है, जिसके कारण यह बड़ा हो गया। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति दी गई है? 320, 222, 226 या फिर 227? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट की रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। ठीक, और अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। 320 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 320 इसमें लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 222 इसमें किसी न्यायाधीश का है उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो अंतरण होता है, ठीक है, जो उनका हस्तांतरण किया जाता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 222 में किया गया है। और अनुच्छेद 227 इसमें सभी न्यायालयों की अधीक्षण की शक्ति दी गई है, किसके? उच्च न्यायालय को दी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। ठीक है, मतलब जैसे कोई निर्णय किसी मंत्री द्वारा या फिर से किसी मंत्रिपरिषद द्वारा अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो उससे राष्ट्रपति को सूचित करना या फिर अवगत कराना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 78 में किया गया। ठीक, अनुच्छेद 74 की बात करें तो इसे में किया बताया गया है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह दिया जाएगा। ठीक है, इसका उल्लेख जो किया गया अनुच्छेद 74 में किया गया है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन और मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व जो है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 75 में है। और अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 4, 1, 3, ऑप्शन बी इसका सही है। भारत की संचित निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 266, 267, 215 या फिर 192? इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। 267 में क्या है? 267 जो है इसमें आकस्मिकता निधि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें जो आकस्मिकता निधि है इसका उल्लेख है, आकस्मिकता निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। एलम सिंघवी समिति का संबंध किससे है? आर्थिक नियोजन से, करारोपण से, संवैधानिक विकास से या फिर पंचायती राज विकास से? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंचायती राज विकास से संबंधित है एलम सिंघवी समिति, जिसका गठन किया गया था 1986 में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नगरीय शासन प्रणाली को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 73वां, 74वां, 76वां या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो नगर प्रशासन था, नगर पालिका है, इसका इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। जो 73वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत पंचायतों को। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों संविधान संशोधन जो है 1992 में किया गया था। ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, या मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र भेज सकते हैं, या भारत की संचित निधि से पेंशन प्राप्त करते हैं, राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष यह शपथ ग्रहण करते हैं? कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, या मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, यह गलत है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इनकी आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है, और यह जो है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, न कि मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, या फिर भारत के प्रधानमंत्री को? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोकसभा के स्पीकर को। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? 500, 450, 400 या फिर 550? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 500। देखिए, अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 30 है। ठीक है, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, इसमें 40 है। ठीक है, तो यह अधिकतम वाला क्राइटेरिया तो बरकरार है, लेकिन न्यूनतम वाला जो क्राइटेरिया है उसका उल्लंघन होता है और इसके कुछ अपवाद हैं। ठीक है, जिसमें कहा गया क्या, यह याद रखिएगा कि किस आर्टिकल 170 में यह बोला गया है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम जो है 60 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ राज्य इसकी अपवाद है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? 352, 356, 360 या फिर 355? इसका सही आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, और अनुच्छेद 356 की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय शासन या संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 360 जो है यह वित्तीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 355 यह संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 355 में किया गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? केंद्रीय सूचना आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, वित्त आयोग या फिर राज्य भाषा आयोग? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन से केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक, यह संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी अनुसूचित जाति आयोग, वित्त आयोग और राजभाषा आयोग, ये तीनों जो है संवैधानिक निकाय हैं। ऑप्शन ए सही है इसका। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण NIA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2010, 9, 5 या फिर 12? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2009 में। ठीक है, 2009 में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन बी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कथनों पर में से कौन सा सही है? यह एक सांविधिक निकाय है। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन सा विकल्प सही है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, यह एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, यह एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो यह जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन किया गया था। ठीक, और इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 5 सदस्य मतलब टोटल 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसके अध्यक्ष व सदस्यों का जो कार्यकाल है 3 वर्ष या फिर उनकी उम्र जब तक 70 वर्ष न हो जाए, मतलब 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है, और आयोग का जो अध्यक्ष है भारत का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज का प्रारंभ हुआ? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। राजस्थान के नागौर में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकती। कौन सा विकल्प सही है यह बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। राज्य वित्त आयोग का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 243 सब क्लॉज फर्स्ट में किया गया है। अनुच्छेद 243 सब क्लॉज फर्स्ट में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक, और राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्यों की पंचायतों को संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं और राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय भी इसके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। सरकारी आयोग गठित हुआ था निम्नलिखित में से किसकी समीक्षा करने के लिए? राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य संबंध, राज्यपाल और राष्ट्रपति के मध्य संबंध, संघ व राज्यों के बीच संबंध या फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों में सुधार के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था।
इसका जो गठन किया गया था यह 1983 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्राक्कलन समिति के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। जॉन मथाई की सिफारिश पर 1921 में इसका गठन किया गया था। इसके सदस्यों में सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं और इसका जो अध्यक्ष है सत्ताधारी दल का होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगर स्वतंत्रता के बाद जॉन मथाई की सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का जो गठन किया गया था 1921 नहीं बल्कि 1950 में किया गया था। ठीक है, जॉन मथाई की सिफारिश पर। ठीक, तो बी जो है वो गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 262, 263, 265 या फिर 260? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने की बात की गई है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 262 में क्या? इसमें अंतर्राज्यीय जो नदी जल विवाद है उसके निपटान का जो प्रावधान है अनुच्छेद 262 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, और 263 जो है यह अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात करता है। तो सही आंसर भी हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका गठन कार्यपालिका आदेश के तहत हुआ है, संसद में पारित अधिनियम के तहत हुआ है, राष्ट्रपति के अध्यादेश या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। संसद में पारित अधिनियम के तहत जो है इसका गठन किया गया। ठीक है, एक सेकेंड। संघ लोक सेवा अगर संवैधानिक निकाय है तो संसद में पारित अधिनियम द्वारा क्यों होगा? ये आपका गलत हो जाएगा। कार्यपालिका आदेश द्वारा भी नहीं होगा, राष्ट्रपति के अध्यादेश इससे भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय है, अर्थात इसका जो उल्लेख है वो संविधान में किया गया है। ठीक है, तो आपका जो है डी सही हो जाएगा। इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और जो संघ लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है? 24वां संशोधन अधिनियम, 7वां, 42वां या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों की शक्तियां एवं प्राधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 243 सब क्लॉज डी, अनुच्छेद 243 एच, 243 के या फिर 243 जी। पंचायतों से संबंधित जो शक्तियां और उनसे संबंधित जो प्राधिकार हैं इसका उल्लेख किस में किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए 11वीं सूची में पंचायतों से संबंधित 29 विषयों को जोड़ा गया है और इसमें अनुच्छेद 243 जी में इसका उल्लेख है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में 2013 में 3 नए उच्च न्यायालयों का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर मेघालय। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम नहीं है। जो 2013 में 3 उत्तर पूर्वी राज्यों में ये उच्च न्यायालय का गठन किया गया था, इसमें मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में अलग अलग उच्च न्यायालयों का गठन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा विकल्प इसका गलत होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के अतिरिक्त संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 352, 365, 358 या फिर 362। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 जो इसमें कहा गया है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहता है या फिर असफल होता है तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति इस आधार पर इस मामले को अपने हाथ में ले सकता है कि जो आमुख राज्य है इसने संविधान की मंशा या फिर दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया है और इसका अभिप्राय है
कि यहाँ पे जो है यह संविधान का मतलब अतिक्रमण हुआ या फिर उल्लंघन हुआ है, और इस आधार पर यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 365 में किया गया है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्ति है इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 163 में, अनुच्छेद 163 में। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। अनुच्छेद 131, इसमें अनुच्छेद 131 में क्या प्रावधान किया गया है? इसमें उच्चतम न्यायालय का जो मूल अधिकार है, उच्चतम न्यायालय का जो मूल अधिकार क्षेत्र है इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 126 में, अनुच्छेद 126 की अगर हम बात करें तो इसमें राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है, इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीश की बात की गई है अनुच्छेद 126 में। 131 में जो मूल क्षेत्र अधिकार है इसका उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का उल्लेख किया गया है 128 में। ठीक है, और 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 4, 2, 1, ऑप्शन सी हो जाएगा 3, 4, 2, 1। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? 1/4, 3/4, 50 या फिर इनमें से कोई नहीं। लोकसभा में अगर लाना है, लोकसभा में अगर मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कम से कम 3/, इसके लिए कम से कम आपको 3/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। ठीक है, ठीक। एक सेकेंड, अनुच्छेद 75 में प्रावधान किया गया है क्या? 3/4 नहीं है, लोकसभा के कम से कम 50 सदस्य इसके वो होने चाहिए। ठीक है, अगर जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, तो कम से कम 50 सदस्य इसके समर्थन में होने चाहिए, 3/4 नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भाषा को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या फिर संस्कृत? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, देखिए इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, संस्कृत को। ठीक है, संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक, संस्कृत को 2005 में, और इसमें जो है आपका जो तेलुगु और कन्नड़ इसको 2008 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। मलयालम को 2013 में, और जो उड़िया है इसको 2014 में। ठीक, और सबसे पहले तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में। ठीक है, और वर्तमान समय में 6 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो टोटल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हो गई है 11। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के संबंध में उपर्युक्त कथन किससे संबंधित है? किसने कहा था? यह कहा था डी, यह जो कथन है वो है आपका केसी वियर ने कहा था कि भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन के बीच संतुलन स्थापित करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है, क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर हम इसकी बात करें, अनुच्छेद 171 सब क्लॉज फर्स्ट में विधान परिषद के सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होंगे, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं हो सकते हैं। और अनुच्छेद 182 में कहा गया है कि विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद करता है। ठीक है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं? भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वह संसद को प्राप्त हैं। ठीक है, संसद को प्राप्त है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है।
जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही, आर्य की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह दे सकता है, स्वयं किसी व्यापक लोकहित के विषय में, यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगे, या फिर केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित हो। किस मामले में सलाह दे सकता है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2, यदि वह ऐसा कोई सलाह मांगता है तो, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 143 में किया गया है। ठीक। संसद की कार्यवाही में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शून्यकाल का उपबंध सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर कनाडा? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारत में। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 5, 7, 4 या फिर 3? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 5, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें लोकसभा में सीटें हैं और राज्य दिया गया है, किस राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं उसे सम्मिलित करना है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं वो 80 हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में 25 सीट हैं, और कर्नाटक में है 28, गुजरात में है 26। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका 3, 4, 2, 1, ऑप्शन है 3, 4, 2, 1। भारत के संविधान में निम्न में से किसके प्रति अभियोग लगाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के विरुद्ध चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुनाव आयुक्त, ऑप्शन बी सही है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 235, 234, 233 या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 234 में। ठीक है, अनुच्छेद 234 में। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जाए, तब संसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकता है। इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 253 में, 249 में, 252 में या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 252 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषदों के बारे में देखिए, इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था, और देश में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। प्रधानमंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री क्रमवार इसके उपाध्यक्ष होते हैं। कौन सा विकल्प इसमें से सही है यह बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। एक सेकेंड, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा सही है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद की अगर हम बात करें, यह सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद जो है एक सांविधिक निकाय है, और इसके साथ साथ इसका जो गठन है, इसका आधार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इसका गठन किया गया था, और अभी वर्तमान समय में 5 क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं, और केंद्र सरकार का गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है। तो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि जो गृह मंत्री है वो इसकी अध्यक्षता करता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी पहला, दूसरा और चौथा सही है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र एवं राज्यों में मंत्री परिषद की सीमा को निश्चित किया गया? 71वें, 42वें, 91वें या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 91वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, देखिए 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसमें बताया गया था कि लोकसभा मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की 15% से अधिक नहीं होगी। इसका उल्लेख 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा किया गया। ठीक है, और राज्यों की विधानसभा के बारे में भी कहा गया था कि राज्य विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वह विधानसभा की 15% से अधिक और 12% से कम नहीं होगी। विधानसभा के संदर्भ में न्यूनतम क्राइटेरिया का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन लोकसभा के संदर्भ में या राज्य जो मंत्री परिषद है केंद्र की, उसके संदर्भ में न्यूनतम क्राइटेरिया का उल्लेख नहीं किया गया है। और ये जो संविधान संशोधन है 91वां संविधान संशोधन था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से आपके करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके पुराने हैं, तो इसे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ साथ अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करें। ठीक है।
ठीक, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कजरी लोकगीत के अखाड़े हैं? कौन कजरी लोकगीत के अखाड़े हैं? पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा या फिर अक्खड़ अखाड़ा? कौन सा विकल्प इसमें से सही, मतलब कौन जो है कजरी लोकगीत का अखाड़ा है, ये आपको बताना है। ठीक है, और कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। ठीक, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही हैं। ठीक है, सभी सही हैं। किस कल्याण किस कल्याण मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों को आर्थिक विकास हेतु इस मिशन को लखनऊ के सरोजनी नगर प्रखंड ग्राम दादूपुर से शुरू किया गया था और मिशन के प्रारंभ होने की तिथि 6 जनवरी 2021 थी। कौन जो है किसान कल्याण मिशन के बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शंस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस आपका डी। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 6 जनवरी 2021 को लखनऊ के सरोजनी नगर, इसमें क्या पूछा, कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, तो दोनों विकल्प आपके सही हैं। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी लखीमपुर, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर, लेदर इंस्टीट्यूट आगरा? कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है यह लखीमपुर खीरी में नहीं है। ठीक है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है सहारनपुर में, सहारनपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन कब किया गया था? राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया था 2005 में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र सहारनपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, केंद्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र झांसी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ? कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, यह जो है सहारनपुर में नहीं है। कहाँ पे है? इसका जो एक कार्यालय खोला गया है वाराणसी में खोला गया। ठीक है, तो ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन कथक में स्नातक की डिग्री प्रदान करता है? कौन कथक में स्नातक की डिग्री प्रदान करता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम गो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली या फिर सोराव? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मिर्जापुर में। निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बदला विवाह का प्रचलन पाया जाता है? जौनसारी, थारू, गोंड या फिर खरवार? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थारू जनजातियों में बदला विवाह का प्रथा देखने को मिलती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय कारागार कौन सा है? केंद्रीय कारागार आगरा, लखनऊ, नैनी या फिर बरेली? इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, केंद्रीय कारागार आगरा, यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना है। इसका स्थापना कब किया गया था? 1844 में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। बेतवा तथा यमुना नदी का संगम निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर होता है? भोजहा, हमीरपुर, सहारनपुर या फिर कौशाम्बी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हमीरपुर में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा सुमिलित है? पशु जैविक औषधि संस्थान है बरेली में, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है प्रयागराज में, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वाराणसी में, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है कानपुर में? कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 इसमें से सही है। और पशु जैविक औषधि संस्थान यह बरेली नहीं, लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में। ठीक, और राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जो है यह आपकी अमेठी में है, अमेठी में, ऑप्शन बी। मथुरा के तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई थी? 1980, 81, 82 या फिर 1972? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1982 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन 1916 में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि संशोधन अधिनियम 1994 के तहत देश में 2 प्रकार के नगर निकाय गठित किए गए थे। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में जो नगरीय स्वायत्त शासन विधि है 1916 में इसे प्रारंभ किया गया था और इसे नगरीय स्वायत्त शासन को संवैधानिक दर्जा 1993 में प्राप्त हुआ था। और इसके अंतर्गत जो है 3 प्रकार के निकाय जो है आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं, नगर निकाय, नगर निगम और नगर पालिका। ठीक है, तो बी गलत हो जाएगा, अर्थात दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए,
इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जालौन, जालौन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जालौन का मुख्यालय है उरई में। कुशीनगर का मुख्यालय है पडरौना में। कानपुर देहात का अकबरपुर माती और अम्बेडकर नगर का अकबरपुर। ठीक है, इसका सही आंसर 4 3 2 1 ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ वरासत योजना का संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? गांव में उपजे भूमि विवाद के निस्तारण से, लोगों को मतलब ये समझौता कराना, इससे संबंधित है। ठीक है, गांव में उपजे भूमि विवाद से, भूमि विवाद का निस्तारण करने से संबंधित है वरासत योजना। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ, इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग रायबरेली और इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कल्याणपुर। कौन सा विकल्प इसमें से सही है, यह आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट जो है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट या कानपुर में नहीं बल्कि हापुड़ में है, हापुड़ में है। ठीक है, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर यह आपकी आगरा में है, आगरा में है। और इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यह आपके कल्याणपुर कानपुर में है। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है लखनऊ में नहीं प्रयागराज में है। ठीक है, तो डी सही है, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हुए क्रांतिकारी घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1925 में कानपुर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी के ट्रेन में सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों गलत है। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें, 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई और 1928 में इसका सम्मेलन दिल्ली के फिरोजा कोटला में हुआ, जहां इसका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड का विभाजन कब किया गया था? इसका जो विभाजन है यह 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हो गया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपके रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं, तो मैं आंसर बता दूंगा, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126, इसका सही आंसर 43 हो जाएगा। 127 का हो जाएगा ऑप्शन बी 52। 128 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 216 घन मीटर। 129 का जो सही आंसर है, 129 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 130। 130 का जो सही आंसर है, 130 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 131 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 132 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 133 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 21। और 134 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी ससुर। 135 का सही आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और 136 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, सूचना का अधिकार क्या है? एक मूल अधिकार, एक विधिक अधिकार, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, बात करेगा सूचना के अधिकार की। सूचना का अधिकार जो है यह एक मूल अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार भी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए? अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर या फिर चौधरी चरण सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। यह गलत है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को औपचारिक नियुक्त करता है, न कि उसका चयन करता है। ठीक है। तो पहला जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या फिर राज्य के विधानमंडल द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद द्वारा। और इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 172 सब क्लॉज फर्स्ट में किया गया। ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं ज़रूर बताया करिए कमेंट बॉक्स में। और जो लोग सही आंसर देंगे उनके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, जिससे बाकी लोगों को भी सही आंसर मिल सके। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।